Good afternoon, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर आप लोगों के में जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ था दैट इज अ उत्सर्जन, ठीक है, मतलब एक्सक्रीशन सिस्टम। देखें, सबसे पहले कल हमने इसके बारे में ये बताया था कि उत्सर्जन तंत्र को बनाने के लिए 3 एक्सक्रीटरी ऑर्गन की जरूरत होती है, मतलब इसमें 3 ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम पाए जाते हैं। तो वो ऑर्गन्स जो हैं दैट इज अ फर्स्ट इज प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक, एंड सेकेंड इज हेडस्ट्रैक पिट एंड थर्ड इज रीनल पैपिला। तो यहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में बताया जा रहा था, तो चले प्रोटोनेफ्रिडिया के बारे में देख लेते हैं। दीजिए। हाँ भाई, फाइनल ईयर
जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके नेफ्रिडियम की, मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। ये प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है, ये देख रहे हैं, दिस इज अ गिल स्लिट। क्या है? गिल स्लिट। आप लोगों को याद होगा कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाते थे ना गिल स्लिट्स का। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज दिस, ठीक है, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट रहते हैं आपके? प्राइमरी गिल बार एंड चेक कर लेना प्लीज, ठीक है ना। देखें यहाँ पर ये है आपकी गिल स्लिट, इसके दोनों ओर क्या उपस्थित होती है आपकी? प्राइमरी गिल बार एंड सेकेंडरी गिल बार। ठीक, तो जब हम बात करते हैं आपके किसकी? प्रोटोनेफ्रिडिया की, तो इसमें दो लिम्ब पाए जाते हैं। एक होता है वर्टिकल, ऊर्ध्वाधर, ठीक है, एक होता है ऊर्ध्वाधर लिम्ब जिसे हम बोलते हैं आपका वर्टिकल लिम्ब, एंड सेकेंड इज हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लिम्ब। यहाँ पर ये दो लिम्ब होते हैं, एक वर्टिकल ऊर्ध्वाधर और एक हॉरिजॉन्टल क्षैतिज लिम्ब, ठीक है। तो ये दो लिम्ब उपस्थित होते हैं आपके इस प्रोटोनेफ्रिडिया में, ठीक है। अगर हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया की, तो ये टोटल होंगे अप्रोक्स, ये रफ करते हैं, नब्बे 100 है जी, इससे पहले हाँ सर की थी, ठीक है। इसमें टोटल कितने होते हैं? 90 से 100 प्रोटोनेफ्रिड देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जिसमें ये आप देख रहे हैं ये संरचना, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं सोलेनोसाइट। क्या बोलते हैं इसको हम? सोलेनोसाइट। आप सोलेनोसाइट कहें चाहे फ्लेम सेल, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या पाई जाती है? फ्लेम सेल्स पाई जाएंगी, ठीक है। ये फ्लेम सेल्स जो होती है, मतलब सोलेनोसाइट्स जो होती है, ये होती है अप्रोक्स, एक प्रोटोनेफ्रिडिया की बात कर रहे हैं क्लास, ठीक है, तो उसमें होंगे अप्रोक्स 500 फ्लेम सेल्स। कितने होंगे? 500 फ्लेम सेल्स, मतलब ज्वाला कोशिकाएं। इन्हें हिंदी में हम क्या कहते हैं? ज्वाला कोशिकाएं। ये अगर हम बात करते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया की, तो इसका जो ऊर्ध्वाधर लिम्ब है, ये ऊर्ध्वाधर लिम्ब जो है ये उपस्थित होता है गिल स्लिट के पीछे की तरफ उपस्थित प्राइमरी गिल बार पर। कहाँ उपस्थित होगा? प्राइमरी गिल बार पर। वहीं उसका क्षैतिज जो है, ये क्षैतिज है ना, तो क्षैतिज लिम्ब जो है, हॉरिजॉन्टल लिम्ब, ये सेकेंडरी मतलब द्वितीय गिल बार पर इस तरह लटका रहता है, ठीक है, इस तरह झुका हुआ लटका रहता है सेकेंडरी गिल बार पर। किस पर? सेकेंडरी गिल बार पर। और ये बाहर की तरफ खुलता है नेफ्रिडियोपोर के द्वारा। नेफ्रिडिया छिद्र जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ पर ये किसके द्वारा खुलता है? बाहर की तरफ नेफ्रिडियोपोर के द्वारा खुलता है। ये नेफ्रिडियोपोर बनाया है यहाँ, ठीक है, तो नेफ्रिडियोपोर है, ठीक। अब समझिएगा, फिर से एक बार बात कर लेते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र की। उत्सर्जन तंत्र में एक्सक्रीटरी ऑर्गन उपस्थित होंगे, जिसमें पहला जो है दैट इज द प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। प्रोटोनेफ्रिडिया में ये जो बनाया हुआ है, ठीक है, प्रोटोनेफ्रिडिया एक सिंगल बनाया हुआ है। ये टोटल कितने होते हैं? अप्रोक्स 90 से 100 देखने के लिए मिलेंगे। इनका अगर हम उद्भव की बात करते हैं, तो इनका उद्भव जो है वो एक्टोडर्म से माना गया है। किससे?
एक्टोडर्म से माना गया है। अगर हम बात करें एक्टोडर्म में, ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपके प्रोटोनेफ्रिडिया का उद्भव है, ओरिजिन हुआ है। और ये कहाँ पाया जाता है, ये गिल स्लिट के, ठीक है, गिल स्लिट के ऊपर, गिल स्लिट के दोनों तरफ क्या प्रेजेंट रहती हैं आपकी, गिल बार्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी गिल बार। तो ये उपस्थित होता है जो प्राइमरी गिल बार होती है, ठीक है। इसमें दो लिम्ब पाए जाते हैं, ऊर्ध्वाधर एंड क्षैतिज, मतलब वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लिम्ब। ये वर्टिकल लिम्ब जो है ये प्राइमरी गिल बार पर होता है, जबकि जो हॉरिजॉन्टल लिम्ब है, ये हॉरिजॉन्टल लिम्ब उपस्थित होता है गिल स्लिट के ऊपर से होता हुआ सेकेंडरी गिल बार पर झुका हुआ लटका रहता है, लाइक दिस, ठीक है। और ये बाहर किसके द्वारा खुलता है, नेफ्रिडियोपोर के द्वारा खुलेगा। नेफ्रिडियोपोर में अगर हम बात करें जनरली में प्रोटोनेफ्रिडिया की, तो प्रोटोनेफ्रिडिया में क्या पाई जाती है, कुछ ज्वाला कोशिकाएं पाई जाएंगी जिन्हें हम बोलते हैं सोलेनोसाइट। ये सोलेनोसाइट जो है क्लास कितने होती हैं, अप्रोक्स 500 होती हैं, ठीक है। ये ज्वाला कोशिकाएं जो हैं कितनी होंगी, ये होती हैं अप्रोक्स 500 तक। जनरली अगर हम बात करें उत्सर्जन की, तो इसमें उत्सर्जन जो होता है वो इन्हीं फ्लेम सेल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, फ्लेम सेल, ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होगा। वो भी अगर हम बात करें कैसे होगा, ये होता है फ्लेम सेल्स में विसरण विधि से। किस विधि से होता है, विसरण विधि से होता है, ठीक है। विसरण विधि सभी को पता है कैसे होती है। ये विसरण विधि जो है ये काम करती है आपकी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मतलब ज्यादा सांद्रता से, मतलब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, ठीक है। तो ये फ्लेम सेल्स मतलब सोलेनोसाइट से ही विसरण विधि के द्वारा इसमें उत्सर्जन होता है, ठीक है क्लास। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, अगर हम ये जो इतने सारे सोलेनोसाइट बनाई हुई है 500 अप्रोक्स होती हैं जो, इनमें से अगर मैं एक सोलेनोसाइट को उठाती हूँ, जस्ट एक सिंगल, ठीक है, तो उसका डायग्राम हमें किस तरह से देखने को मिलेगा वो भी हम देखते हैं। पहले मुझे ये बताइए, ये समझ में आ रहा है प्रोटोनेफ्रिडिया, आप लोगों को सभी को समझ में आ रहा है? फाइनल ईयर क्लियर है सभी को? यस, गुड। चलिए बात कर लेते हैं फिर हम।
अब जरा समझिएगा क्लास, यहाँ पर मैंने क्या किया है, आपके सोलेनोसाइड जो था 500 उसमें से सिर्फ एक ली है, यहाँ पर ये उसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या चीज उपस्थित होगी, एक तो ऊपर की तरफ नोब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, नोब समझते हैं ना, एक टुन लाइक स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट रहता है जिसमें एक बहुत बड़ा न्यूक्लियस केंद्रक पाया जाता है। उसके नीचे क्या पाया जाता है, एक फ्लैजिलम, और ये फ्लैजिला जो होता है ये होता है आपका कंपनशील सॉरी कैसा होता है ये होता है कंपनशील फ्लैजिला। ठीक है, कंपनशील फ्लैजिलम प्रेजेंट रहता है। अब ये जो सोलेनोसाइट है सिंगल फ्लेम सेल, ठीक है, अभी बताया था ये किस विधि से करता है, ये विसरण, ये सॉरी ये उत्सर्जन किस विधि से करता है, ये करता है हमेशा विसरण विधि के द्वारा, ठीक है। अब इसके चारों ओर यहाँ पर रुधिर वाहिकाएं उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं, रुधिर वाहिकाएं, जिन्हें हम जनरली नाम देते हैं ग्लोमेरुलस। क्या उपस्थित होती है, ग्लोमेरुलस, ठीक है, आप लोगों को पता होगा ना ग्लोमेरुलस, ठीक है। क्या उपस्थित होती है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस उपस्थित होती हैं। अब ग्लोमेरुलस में क्या उपस्थित होंगे, नाइट्रोजनी पदार्थ, ठीक है। तो ग्लोमेरुलस में क्या प्रेजेंट है, आपके नाइट्रोजनी पदार्थ वो है आपके, ठीक है। अब जब नाइट्रोजनी पदार्थ यहाँ पर उपस्थित हैं, ग्लोमेरुलस में ज्यादा सांद्रता में होते हैं, मैंने भी बताया ये किसके द्वारा होता है, विसरण, इसमें होता है आपका विसरण विधि से। अब सोचिएगा यहाँ पे जो वाहिकाएं हैं, जो रक्त वाहिकाएं, कौन सी वाहिकाएं होती है, रक्त वाहिकाएं, ठीक है। तो रक्त वाहिकाओं में यहाँ पे नाइट्रोजन पदार्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस फ्लेम सेल, ठीक है। चलें, पहले फिलहाल इतना ही समझिएगा। नाइट्रोजनी पदार्थ क्या होते हैं, आपके उत्सर्जन पदार्थ होते हैं, ये है ना, जिन्हें हम क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं, वही तो होते हैं नाइट्रोजनस प्रोडक्ट। अब नाइट्रोजनस प्रोडक्ट कहाँ ज्यादा होंगे, आपके इन रक्त वाहिकाओं में ज्यादा है, फ्लेम सेल में कम है, ठीक है। अभी बताया था कि जो विसरण विधि होती है वो किस मेथड से होती है, ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगी। अब जब ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है क्लास, तो ये किस वे में करेंगे, ये हमेशा यहाँ ज्यादा है, ठीक। तो विसरण विधि से जो नाइट्रोजनस पदार्थ हैं वो कहाँ आ जाएंगे, आपके फ्लेम सेल में आ जाएंगे, ठीक। विसरण विधि से क्या हुआ, आपने ये यहाँ से लिए और यहाँ फ्लेम सेल में आ चुके हैं। अब वाहिकाओं से, ब्लड वाहिकाएं जो थी, रक्त वाहिकाएं, उनमें से कहाँ आ गए, आपके यहाँ फ्लेम सेल में आ गए। अब फ्लेम सेल जो है वो कहाँ पर है, वो है आपकी गिल स्लिट्स के ऊपर, जो सेकंड गिल बार है वहां पर है ना, फेरिंग्स में उपस्थित है। तो फेरिंग्स के ऊपर की तरफ क्या उपस्थित होता है, एट्रियम उपस्थित होता है, एट्रियम। तो ये क्या करेगा, अब जाहिर सी बात है, हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर एट्रियम की जो गुहा है, ठीक है, ल्यूमिन जैसे हम बोलते हैं, तो ये क्या करेगा, ल्यूमिन, मैं डायरेक्ट यहाँ टर्म लिख रही हूँ, दैट इज अ ल्यूमिन। कहाँ पर नाइट्रोजनस पदार्थ ज्यादा होंगे, नाइट्रोजनी पदार्थ कहाँ ज्यादा होंगे, आपके इस फ्लेम सेल में या फिर इस ल्यूमिन में, जाहिर सी बात है आपके फ्लेम सेल में ज्यादा है, ठीक। तो जब फ्लेम सेल में ज्यादा है तो क्या होगा, विसरण विधि होगी, विसरण विधि मतलब ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। तब ये कहाँ आ जाएंगे, आपके एट्रियम में, एट्रियम में तो भाई ल्यूमिन डायरेक्ट लिखा है ना मैंने, तो यहाँ पर क्या चीज है आपकी, ल्यूमिन में छोड़ दिए गए हैं ये। अब ये ल्यूमिन से डायरेक्ट कहाँ पे आपका एट्रियम, अब एट्रियम में अब सोचिएगा क्लास, यहाँ पर जब ग्लोमेरुलस से इसमें गया था, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट जो था इस सोलेनोसाइट में गया था, तो यहाँ पर क्या उपस्थित था आपका, ये कंपनशील फ्लैजिलम, ठीक है, पक्षमाभ। तो कंपनशील फ्लैजिलम जो उपस्थित था
वो एक्चुअली काम क्या करता है, वो ल्यूमेन में भेजने के लिए, भाई जलधारा तो इसमें भी जा रही है। भाई आप लोगों को कल क्या बताया था, ब्रैंकियोस्टोमा में जलधारा आती रहती है ना बराबर ओरल वुड से, तो वो जलधारा जो है उसी के माध्यम से तो ये भेजेगा एट्रियम में। तो ये फ्लैजिलम जो होता है ये इतना कंपनशील होता है जिसकी वजह से वो यहाँ का जो प्रोडक्ट है नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट जल्द से जल्द कहाँ पर, ल्यूमेन में छोड़ दिया जाए। ल्यूमेन से मतलब एट्रियम, एट्रियम से जब जैसे ही वो ज्यादा, भाई क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ यहाँ पे एट्रियम, ठीक, एट्रियम से कहाँ जाएगा फिर ये बाहर निकल जाएगा, एग्जिट कर जाएगा तात्पर्य। जैसे ही बैक वाटर करंट आएगा, ठीक है, तो बैक वाटर करंट की वजह से वो बाहर चले जाएंगे, उसके शरीर से बाहर निकल जाएंगे, उत्सर्जित हो जाएंगे। क्लियर? देखिए एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन तंत्र की, जिसमें मेनली उत्सर्जक अंग कौन सा होता है, आपका प्रोटोनेफ्रिडिया ही होते हैं। बाकी हेडसेट पेट या फिर आपका रीनल पैपिली ये उनके सहायक अंग होते हैं, ठीक है ना, सहायक मतलब उनसे भी होता है, लेकिन मेनली जो होता है उत्सर्जन वो इसी से होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जस्ट एक फ्लेम सेल उठाई हुई है, मतलब आपकी ज्वाला कोशिका का यहाँ पर चित्रण किया हुआ है जस्ट, ठीक है। अब सोचिएगा ये फ्लेम सेल जो थी इसके चारों तरफ क्या उपस्थित है, रक्त वाहिकाएं उपस्थित है। रक्त वाहिकाओं में किसे क्या बोलते हैं उनको, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस उपस्थित है। ग्लोमेरुलस में से अब क्या होगा, उसमें नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होंगे, तात्पर्य उसमें होगा नाइट्रोजनी पदार्थ। अब ये नाइट्रोजनी पदार्थ जो होते हैं वो विसरण विधि से किसमें जाएंगे, आपके फ्लेम सेल में। अब विसरण विधि ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर भाई ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजनी पदार्थ ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्लेम सेल। अब जब फ्लेम सेल में कम है तो ज्यादा से कहाँ एंट्री कर जाएंगे, वो आपके इन फ्लेम सेल में एंट्री कर जाएंगे, ठीक। अब सोचिए फ्लेम सेल में क्या क्या उपस्थित है, एक तो नो ब्लैक स्ट्रक्चर जिसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस केंद्रक उपस्थित है और नीचे कंपनशील फ्लैजिलम उपस्थित है, ठीक है, जिसमें से क्या हुआ, विसरण विधि से अब इस फ्लेम सेल में एंट्री कर चुका है। अब फ्लेम सेल जो है वो उस नाइट्रोजनी पदार्थ को कहाँ पर छोड़ेगी, वो उस नाइट्रोजनी पदार्थ को छोड़ती है ल्यूमिन में, ठीक है। अब ये ल्यूमिन जो है, अब बताइए ल्यूमिन में ज्यादा होगा या फिर आपके फ्लेम सेल में नाइट्रोजनी पदार्थ, जाहिर सी बात है फ्लेम सेल में ज्यादा है, तो विसरण विधि फिर हो जाएगी ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। यहाँ से नाइट्रोजनी पदार्थ ल्यूमिन में, ल्यूमिन से एट्रियम में, एट्रियम से जब बैकवर्ड कर वो होगा करेंट, तभी तेज जलधारा के साथ जो उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं ब्रैंकियोस्टोमा के शरीर से। क्लियर? क्लियर हुआ फाइनल ईयर? यस, गुड प्रियंका, गुड। हाँ भाई, चलिए बात कर लेते हैं अब हम अपने नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करेंगे, दैट इज अ हेडसेट पिट।
हाँ भाई सेकेंड फाइनल ईयर सर। पहले तो आप लोग ज़रा रिजन कर लीजिए।